रेशियो एनालिसिस बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक रेशियो से शुरुआत करते हैं। छोटी सी चीज है जिसे आप देखना चाहेंगे तो देखिए जरा, अपना पहला पेज खोल लीजिए। ये पहला मतलब रेशियो के अंदर या बाकी चैप्टर में जितनी भी मैंने थ्योरेटिकल चीजें जो डाली हैं वो एनसीईआरटी से उठाकर डाली हैं। एनसीईआरटी से इसलिए उठा के डाली हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिले और सीयूटी में हेल्प मिले, इसलिए एनसीईआरटी से अंदर डाली है मैंने निकाल कर चीजें। रेशियो का क्लासिफिकेशन है, वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है जो कि जनरली बुक्स में नहीं दे रखा, वो एनसीईआरटी के अंदर है सिर्फ। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो और कंपोजिट रेशियोज। अब ये मैंने पूछा बच्चों से, उन्हें तो पता ही नहीं कि भाई कंपोजिट रेशियो कौन सी होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रेशियो कौन सी होती है, बैलेंस शीट रेशियो कौन सी। नहीं, वो रेशियो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के आइटम से बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रेशियो। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बैलेंस शीट के आइटम से बनता है, कौन सी रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो। और ऐसी रेशियो जिसका एक आइटम तो बनता है कहाँ से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और एक कहाँ से बनता है, बैलेंस शीट से, उसे कहते हैं कंपोजिट रेशियोज। ये कौन सी होती है कंपोजिट रेशियो, ये दिख रखा है यहाँ पर, ये सारा लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अच्छा, फिर हमने बोला था कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन में एक दो तीन चार तरह के रेशियोज हमने बोली। देखिए, एक लिक्विडिटी रेशियोज है, वैसे तो सॉल्वेंसी रेशियोज कहलाते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म रेशियो को लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, लॉन्ग टर्म को सॉल्वेंसी बोलते हैं। एक्टिविटी रेशियो परफॉर्मेंस रेशियोज होती है, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। इस तरह से फंक्शनल, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने क्लासिफिकेशन देखा था। ये थियोरेटिकल चीजें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको खुद गो थ्रू करना है, पुराने रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ट्रेडिशनल फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जहां जहां न्यू लिखा हुआ है ना, वो रेशियो पिछले साल ही सिलेबस में आई थी, ठीक है। तो जो किसी के पास अगर मेरे से तीन चार पुराने नोट्स होंगे, क्या ब्रैकेट में न्यू लिखा है पिंक कलर से, दिख रहा है, ये वो रेशियो तो जो कि ऐड हुई है। अच्छा सुनो, कुछ रेशियोज ऐसी हैं जो मैंने काट दी हैं, कुछ रेशियो है जो मैंने बाद में काटी हुई हैं। वो रेशियो सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सीयूटी के सिलेबस में है। ये मैंने जब रेशियो पढ़ा था तब बताया था आपको। ये सारी की सारी, हाँ, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है ना, इनके अंदर जो रेशियो कटी हुई है। अच्छा, जैसे देखोगे आप, जस्ट गो टू पेज नंबर 3, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में लिखा है नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। ये जो रेशियो बी से लेकर जी तक चल रही है, ये सारी की सारी रेशियो जो है सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन ये रेशियो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या है कि ये सीयूटी के अंदर है। सिर्फ फॉर्मूला रिकॉल कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ये जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये नोट्स कहाँ है तुम्हारे। चलिए अब जरा लिक्विडिटी रेशियोज की तरफ चलते हैं जल्दी से। और मैंने पूछा अपने जब प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए बच्चों से, क्या मैंने पूछा कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और एक भी बच्चा मुझे जवाब नहीं दे पाया। वर्किंग कैपिटल रेशियो किसको बोलते हैं भाई हम लोग, वर्किंग कैपिटल रेशियो कौन सी है, करंट रेशियो को बोलते हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के दो कंपोनेंट तो लगते हैं, इसे वर्किंग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बोलूंगा तो परफॉर्मेंस रेशियो के अंदर चले जाएंगे हम। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियोज होती हैं, आएंगे उसकी तरफ। तो देखिए, जब मैं बोलूँ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज तो दो तरह की बनती हैं। और एक बात ध्यान से समझिएगा कि आपके पास होता है एसेट्स, याद है सबको, एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, कैपिटल के बराबर है, प्लस किसके बराबर होता है, लायबिलिटीज के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ क्या यहाँ पर टोटल एसेट्स, अगर मैं बोलूँ टोटल एसेट्स, और फिर बोलूँ मैं क्या किसके बराबर, टोटल लायबिलिटीज के बराबर, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटीज होता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा और डाइल्यूट करूंगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स जो होती हैं आपके पास, वो किसके बराबर होती हैं, वो होती हैं कैपिटल और प्लस इसके बराबर। ये अगर मैं बोलूँ टोटल लायबिलिटीज तो मुझे गलत हो जाएगा, इसके ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा। टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल वाली है, ठीक है। और ये जो है, ये वाला पार्ट, ये कैपिटल जो है, इसको किस नाम से पुकारा जाता है, इसे इक्विटी भी बोला जाता है, इसे शेयर होल्डर्स फंड भी बोला जाता है, इसे प्रोपराइटर्स फंड भी बोला जाता है, ऐसे करके बोला जाता है। तो जब मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ यहाँ पर, और टोटल एसेट्स की दो कैटेगरी बनती हैं, एक नॉन करंट एसेट्स बनती है, करंट एसेट्स की कैटेगरी बनती है। लायबिलिटीज एक्सटर्नल की दो कैटेगरी बनती है, एक नॉन करंट लायबिलिटी बनती है और एक क्या बनती है, करंट लायबिलिटी बनती है। अगर मैं बोलूँ इस चार्ट के अंदर, इस अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर शॉर्ट टर्म वाले आइटम सिर्फ कौन से हैं, करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स है। तो जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज हैं आपकी, जिन्हें लिक्विडिटी रेशो बोल रहे हैं हम लोग, वो रेशो किस पर डिपेंडेंट होती है, ये सिर्फ दो आइटम के आसपास घूमती है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के आसपास। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, बेसिक सी चीज आप सीखे हैं कि जब हम बोल रहे हैं शेयर होल्डर फंड,
तो कैसे निकलता है शेयर होल्डर फंड, जरा ध्यान से देखना। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? शेयर होल्डर फंड बचेगा। क्लियर है? शेयर होल्डर फंड आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में ही पढ़ा था। इक्विटी शेयर जोड़ दूं, प्रेफरेंस शेयर जोड़ दूं, रिजर्व सरप्लस जोड़ दूं, तो भी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो जब हमसे पूछे कि लायबिलिटीज साइड से शेयर होल्डर फंड निकालिए, तो आप बोलेंगे इक्विटी जोड़ा, प्रेफरेंस जोड़ा और क्या जोड़ा? रिजर्व सरप्लस। और बोले एसेट साइड से निकालिए, तो क्या करोगे? टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दोगे? टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली माइनस कर दोगे, तो क्या निकल आएगा? शेयर होल्डर फंड आएगा। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला नोट्स में दे रखा है, लेकिन मैं भी आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या चीज हो गया? पेन तो बेचा टेबल पे रखे हैं, बहुत सारे ले लो, उधर भी रखे हैं वहाँ। हाँ, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दिया? टोटल लायबिलिटी माइनस करेगा, तो क्या निकल आएगा आपके पास? शेयर होल्डर फंड निकल आएगा। आसान है अकाउंटिंग क्वेश्चन की अप्रोच से, ध्यान रखना। चलो, अब जरा देखें। तो मैंने पूछा बच्चों से, तो वो जवाब नहीं दे पाए। अब शेयर होल्डर फंड से थोड़ी बड़ी चीज होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा समझिए, पार्टनरशिप में जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो कैसे होती है जानते हैं? पार्टनरशिप में कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल, यानी कि जिसे मैं कंपनी अकाउंट में शेयर होल्डर फंड बोल रहा हूँ, वही कैपिटल एम्प्लॉयड है पार्टनरशिप के केस में। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है? सिर्फ ये वाला पार्ट, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, ए का करंट, बी का करंट, सी का करंट, रिजर्व, सरप्लस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फ्री, मतलब जिनके अगेंस्ट कोई क्लेम ना हो, वो सारे के सारे, ठीक है, वो प्लस कर देंगे। और जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है वो माइनस कर देंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता था। गुडविल की कैलकुलेशन में भी किया था। लेकिन कंपनी अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। कंपनी अकाउंट कहता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? वो होती है शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड। यानी कि जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा लायबिलिटी साइड अप्रोच से, तो क्या करूंगा? इतने हिस्से को जोड़ दूंगा, इतने हिस्से को। देखो क्या जोड़ा मैंने, बताइए। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। पार्टनरशिप क्या करती है? सिर्फ इतने हिस्से को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलती है। लेकिन कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कहता है नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड इन केस ऑफ कंपनी इज ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड। कौन सा वाला? लॉन्ग टर्म वाला। ठीक है। तो लायबिलिटी साइड अगर आई, लायबिलिटी साइड अप्रोच, तो क्या होगा? इक्विटी जुड़ेगा, प्रेफरेंस जुड़ेगा, रिजर्व सरप्लस जुड़ेगा, और ये भी जुड़ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। तब आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास। देन यू हैव अ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अब मैंने पूछा बच्चों से कि भाई एसेट साइड से बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। कितना आसान है। ये टोटल एसेट्स है? क्या माइनस कर दिया? ओ छोटू सा, करंट लायबिलिटी, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल करंट लायबिलिटी कर दूंगा, तो क्या निकल आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, अगर मैं बोलूं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, है ना, और माइनस करंट लायबिलिटी, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। अगर मैं बोलूं नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हुआ? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले से आपकी सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है? बहुत आसान हो जाता है समझना। अभी देखिए, आप नोट्स पे नजर डालिए, जरा देखिए पेज नंबर, किस पेज पे है जरा देखिए। शेयर होल्डर फंड, आई थिंक इट इज देयर ऑन विच पेज नंबर? पेज नंबर 5 पे, 5 पे है। हाँ, पेज नंबर 5 देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा शेयर होल्डर फंड निकालने का फॉर्मूला। क्या लिखा हुआ है? रिजर्व इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट। एनए का मतलब वो सिलेबस में नहीं है। एनए का मतलब क्या है? वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन रेशो एनालिसिस ऐसा चैप्टर है जो कि आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ेंगे। तब थोड़ी देखेंगे कि सीबीएसई में पढ़ा था नहीं पढ़ा था। इसीलिए मैंने नोट्स में क्या कर दिया, वो सारी चीजें डाल दी है। जो आपके सिलेबस में नहीं कंसिडर, उसे एनए करके हटा देना। तो आपको क्या ध्यान रखना है? इक्विटी शेयर, रिजर्व सरप्लस और प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्या निकल आया? शेयर होल्डर फंड निकल आया। या हमने क्या बोल दिया? इक्विटी प्रेफरेंस और रिजर्व सरप्लस जोड़ देंगे तो निकल आया। या बोलेंगे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस माइनस 50 कर दें, ये भी सिलेबस के अंदर नहीं है, तो निकल आएगा। या टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दें एक्सटर्नल, तो शेयर होल्डर फंड निकल आएगा, है ना। या टोटल एसेट्स में से टोटल डेट, टोटल डेट का मतलब नॉन करंट करंट दोनों, वही तो है टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली, तो भी आपके पास क्या निकल आएगा? शेयर होल्डर फंड निकल आएगा, है ना। तो ये जितने भी फॉर्मूले परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, सारी की सारी क्या है? सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ही है। अब जरा अगले पे देखिए, राइट हैंड साइड पे देखिए, क्या लिखा? शेयर होल्डर फंड इज व्हाट? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, और माइनस करंट लायबिलिटीज, वही तो बात है। टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, एक्सटर्नल वाले, वही तो कर रखा है, और थोड़ी कुछ कर रखा है। और आगे चलते हैं जरा। फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटी। फिर वही फॉर्मूला है, क्या टोटल में से क्या कर दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करके दिखा दिया, सेम फॉर्मूला। ठीक है। और अगर मैं बोलूं कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और तब आपको क्या निकालना है, शेयर होल्डर फंड निकालना है, तो आप जान रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, ये और ये जोड़ के निकलता है। देखिए जरा, आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकला किसको निकला, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को जोड़ के निकला ना। तो अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड ही तो बचेगा आपके पास। भाई ये जो पूरा हिस्सा टोटल है यही तो है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें से अगर ये हटा दूंगा तो क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड, ये निकलेगा, ये बचेगा हमारा शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में किसी भी तरह से घुमा ले, यू आर वेल वर्स, लॉजिकली आपको मालूम है कि चीजों को कैसे करना। आगे चलें थोड़ा सा जरा, सबसे लास्ट पेज पे पहुंचे, सबसे लास्ट मतलब सेकंड लास्ट पेज पे पहुंचे जहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है बड़ा बड़ा। हाँ, आई थिंक दिस इज ऑन पेज नंबर, कौन से पेज पे भाई कैपिटल, पेज नंबर 11 पे, 11, पेज नंबर 11 पे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है आपके सामने। यू डोंट हैव दीस पेपर्स विद यू, क्यों नहीं है तुम्हारे पास ये? देखिए जरा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला हुआ है, देखो, करंट नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके, ये टोटल में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया तो क्या हो गया, यू गॉट योर कैपिटल एम्प्लॉयड। या मैं बोलूं कि नेट फिक्स एसेट्स जोड़ दी, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट जोड़ दी, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस जोड़ दिया, अदर नॉन करंट एसेट्स जोड़ दिया, करंट एसेट्स जोड़ दिया, और क्या कर दिया, करंट लायबिलिटी, तो भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। या मैं बोलूं नॉन करंट एसेट्स और प्लस वर्किंग कैपिटल, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है। देखो सारे फॉर्मूले आपके पास नोट्स में दे रखे हैं, सारे के सारे फॉर्मूले देख रहे हैं। ये कौन सी एसेट्स, ये एसेट साइड अप्रोच थी, लाइबिलिटी साइड अप्रोच में आ जाइए। लाइबिलिटी साइड अप्रोच में शेयर होल्डर फंड निकालना तो आपको मालूम ही है, उसमें एक आइटम और जोड़ना है नॉन करंट लाइबिलिटी का, या डेट, यू गॉट योर आंसर। तो जब आपको ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ध्यान रहते हैं, तो जो क्वेश्चन में थोड़े बहुत डेविएशंस होते हैं उनको आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से भी फॉर्मूला निकल सकता है। अब एक क्वेश्चन आपकी किताब में था जिसमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल गिवन था और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था, बाकी आइटम निकल रहे थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले से ही हो पा रहा था क्वेश्चन सॉल्व, उसके बिना हो ही नहीं रहा था, और कोई आइटम दिख ही नहीं रहे थे उसके अंदर। अ, दूसरा तो इसके राइट हैंड साइड पे देखें आप, इक्विटी जोड़ा, प्रेफरेंस जोड़ा, रिजर्व जोड़ा, शेयर होल्डर फंड आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। या मैं क्या करूं, शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। या शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दूं, डेट जोड़ दूं, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट ही होता है, वो जोड़ दूं तो निकल आएगा। या क्या कर दें, शेयर होल्डर फंड है, अगर अच्छा अभी दिखा रहा है ना शेयर होल्डर फंड कैसे निकल रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो शेयर होल्डर फंड निकल आएगा। तो ये मैंने पहले इसलिए बता दिया क्योंकि करंट रेशियो और क्विक रेशियो के फॉर्मूले को कैलकुलेट करते समय शेयर होल्डर फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। दिस इज फाइन विद यू। अच्छा, एक चीज और है जो मैं सबसे लास्ट में कराता हूँ, लेकिन अभी पहले ही बता देता हूँ आपको। सबसे लास्ट पेज पे चले जाइए अपने अपने नोट से, सबसे लास्ट पेज पे। ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन सीयूटी के सिलेबस में है वो। सबसे लास्ट में लिखा है रिमेंबर दैट, दिख रहा है आपको, रिमेंबर दैट। क्या लिखा है, इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स तो क्लोजिंग स्टॉक इज ट्वाइस और टू टाइम्स मोर देन ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक 2x हो जाएगा। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला यूज करने के लिए आता है, आता है ना इस तरह की चीजें। अगर बोला ओपनिंग स्टॉक एक्स है और क्लोजिंग स्टॉक ट्वाइस या टू टाइम्स मोर देन दैट ऑफ है, देखो सिर्फ ट्वाइस बोलेगा तो कहानी अलग है, लेकिन ट्वाइस मोर देन बोल दे, टू टाइम मोर देन बोल दे, तो देखिए तब क्या हो गया। अगर 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 ओपनिंग स्टॉक एक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक एक्स प्लस 2x हो जाएगा, तो जो एवरेज निकलेगा एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 निकलेगा। इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन, 20,000 मोर देन है, तो क्या निकलेगा, हाँ तो क्या निकलेगा, हाँ x+20,000, एवरेज क्या निकलेगा, एक्स प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2 निकल जाएगा। इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स और क्लोजिंग स्टॉक 1/4 ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, कैसे निकालेंगे आप, क्लोजिंग स्टॉक x/4 हो जाएगा, x+x/4 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो एवरेज निकल आएगा। ये जब आपने देखा होगा ना इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में हमें कोई मिसिंग फिगर निकालनी तो तब काम आता है। इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स, सिर्फ 2 टाइम्स लिखा है, तो ओपनिंग स्टॉक 2x हो जाएगा। लेकिन 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग है, x प्लस 2x हो जाएगा, देख रहे हैं, x प्लस
x+2x डिवाइडेड बाई 2 करके निकला। और मैंने आपको बताया था पहले भी, 20% का मतलब 20/100, 30% का 30/100, 33.33 का मतलब 1/3 होता है। कई लोग 33.33 करके चलते हैं, जिससे आंसर खराब हो जाते हैं। तो ये इक्वेशन, ये सब चीजों का भी आपको ध्यान लेके चलना है। तो चलिए जरा, सबसे पहले लेके चलते हैं करंट रेशो वाले फॉर्मूले की तरफ। तो करंट रेशो का बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स अपॉन में क्या, करंट लायबिलिटी। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? करंट रेशो का फॉर्मूला क्या बनता है आपके सामने, ये देखिए। पेज नंबर कौन से पे चलेंगे हम लोग, 3 नंबर पेज पे आ गए। करंट रेशो का फॉर्मूला, ये करंट, देखो इसका नाम है करंट रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो या बैंकर्स रेशो। पूछ ले एग्जामिनर, बैंकर्स रेशो क्या होती है? करंट रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो क्या होती है? करंट रेशो ही होती है। वैसा करके चलते हैं, दिख जाएगा। थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी वैसे, सरकास्टिकली नहीं बोल रहा, वैसे बोल रहा हूँ। इतना जल्दी क्यों आ गए बेटा, किस चीज की? इको। कब से लेना शुरू करा, मतलब कितने दिन, नहीं नहीं, कितने दिनों से लेना शुरू करा क्लास को? अरे भाई, वैसे सब्जेक्ट कब ज्वाइन करा? अच्छा चलो ठीक है। तो करंट रेशो है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, सीधी सी बात है। अब जब हम करंट एसेट्स की बात करेंगे तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा। दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। करंट एसेट्स की कैलकुलेट करते समय आप क्या करेंगे, जब इन्वेंट्री लेंगे ना, इन्वेंट्री, उसमें 2 आइटम हटा देंगे, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, वो हटा देते हैं। ठीक। और डेटर लेंगे तो क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर देंगे। और फिर पीछे तो हम वैसे लेके नहीं चलते हैं, वो तो आपके सिलेबस में पूछी नहीं जानी। दो चीजें एक्सक्लूड कर देंगे, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, तब जाके आपकी करंट एसेट्स निकलेगी। ठीक है। करंट एसेट्स की कैलकुलेशन में दो चीज का ध्यान रखना, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं जाएगा, अगर है तो माइनस करेंगे उसको। और डेटर में से क्या माइनस करके दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्योंकि हमारा मतलब है कि हमें कितना पैसा रियलाइज होगा उस करंट एसेट से, वो कैसे पता चलेगा? लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स वो आइटम होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन दूसरे के लिए नहीं है। दूसरे के लिए तो कबाड़ा है वो, तो उसे बेचने भी जाओगे तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए वो बेकार है। ठीक है जी। और डेटर में से अगर हम डाउटफुल माइनस कर देते हैं, तो जो बचते हैं वो लोग हैं जिनसे हमें रिकवरी पूरी हो सकती है, और हमारा पर्पस यही है। लेकिन अगर मैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो लेके चलूं, या मैं कोई मान लो अगर मैं कोई और रेशियो कैलकुलेट करता हूं, तो वहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस नहीं होगा, सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियो में माइनस होगा, क्योंकि हमें देखना है कि पैसा कितना आ रहा है हाथ में। दो चीजें हटानी है। ठीक है। तो अगर मैंने बोला करंट रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में किसके बराबर होता है, करंट लायबिलिटी के बराबर होता है। एक बहुत बड़ी गलती जो रेशियो के क्वेश्चन करते समय बच्चे करते हैं, अरे अगर तुम क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखाओगे तो ही टीचर आपको आधा 1 नंबर दे देगा। नहीं, फॉर्मूला लिखिए, लिखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने का बोर्ड में नंबर मिलता है, रेशियो में स्पेसिफिकली। लोग क्या करते हैं, सीधा आइटम करंट एसेट्स की कैलकुलेशन करी, वो डाल दी, करंट लायबिलिटी की डाल दी। अगर आंसर ठीक है तो यू विल गेट फुल मार्क्स, लेकिन अगर आंसर ठीक नहीं है, स्टेप मार्किंग करने जाए टीचर, तो कहाँ देगा मार्क्स? तो कम से कम फॉर्मूले पे तो नंबर देगा आपको, ये भी फॉर्मूला ठीक लिखा है बच्चे ने। बड़ा दिल वाला होगा तो एक देगा, कम दिल वाला होगा तो आधा नंबर देगा, लेकिन देगा जरूर। फॉर्मूले को इग्नोर कर ही नहीं सकता कोई टीचर, तो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हम बोलते हैं क्या, क्विक रेशो। क्विक रेशो का मतलब क्या हो गया, क्विक एसेट्स और रहेगा करंट लायबिलिटी ही। ठीक है जी, करंट लायबिलिटी रहेगा। अब जब मैं बोलूंगा क्विक एसेट्स, तो हम क्या करेंगे, हम करंट एसेट्स में से माइनस सारे के सारे क्या, इन्वेंट्री और प्रीपेड इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस। सारी की सारी इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, और सारा का सारा प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। कल के परसों के स्कूल में मैंने जब बच्चे से पूछा कि मैंने बेटा बता, क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करते समय एडवांस टैक्स का क्या करेंगे, कह रहे कुछ नहीं जी, वो तो करंट एसेट्स होती है। हमने बोला एनी एडवांस पेमेंट इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हटा देंगे। कोई भी एडवांस हो, इवन इफ इट इज अ टैक्स एडवांस, तो भी उसे क्या कर देना है, माइनस कर देना। बोलो, बोलो। हाँ, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी इन्वेंट्री। अब वो लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं देखेंगे, पूरी की पूरी इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी। क्योंकि क्विक एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स which can be realized into known amount of cash without
एनी डिक्रीज इन देयर वैल्यू। अब जो इन्वेंट्री है, आपने देखा होगा, इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्यों होती है? क्योंकि बिकती नहीं है। कैसे बेचोगे? एंड ऑफ सीजन सेल बना के बेचोगे, स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा के बेचोगे। हाँ, किसका? हाँ, क्या चीज? नहीं, मंथ्स के बेस पे नहीं होता। कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश होता है। विद इन अ शॉर्ट पीरियड लेके चल रहे हो तो वो तुम कैश फ्लो के साथ मिला रहे हो उसको। वो कैश इक्विवेलेंट होता है 3 महीने वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। इन्वेंट्री इन्वेंट्री सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो रियलाइज नहीं, वो बिक नहीं पाई। तो मॉल्स में आपने देखा होगा स्टॉक क्लियरेंस सेल लगती है ना, एंड ऑफ सीजन सेल लगती है। यहाँ तक कि December 31 को और March 31 को ये जो ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं, शोरूम वाले होते हैं, ये भी गाड़ियों में डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं ताकि बिक जाए उनका सामान। और स्पेसिफिकली गाड़ियों में तो दिसंबर के महीने में ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलते हैं। तो हाँ, वो तो अलग, वो तो फिर दूसरा रीजन बन गया ना, वो फिर इसमें कवर नहीं होता ना। इन्वेंट्री की बात करते हैं, इन्वेंट्री के अंदर क्या हो गया, साल खत्म हो रहा है आपका, आपका कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा है, तो गाड़ियां जो थी उनको तो उनका ईयर बदल जाता है। 2023 दिसंबर में गाड़ी खरीदी थी, जनवरी की 1 तारीख को क्या हो जाएगी, वो 1 साल पुरानी मानी जाएगी, क्योंकि उसका ईयर दूसरा हो जाता है। ऐसा करके लो, ऐसा, उसका फायदा ये होता है कि 15 साल बाद दिल्ली में गाड़ियां बैन है मान लो, ठीक है, तो आपके पास इफेक्टिवली 14 साल ही रही ना फिर गाड़ी। 1 साल तो वो शोरूम में खड़ी रही। तो कम कम कीमत में बेचती हैं गाड़ी कंपनियां, उनको देती हैं अच्छा खासा डिस्काउंट देती हैं उनपे, लोग खरीदते भी हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है 14 साल रखना किसने है, अब 6 साल में निकाल देंगे। चलो, तो देखिए, क्विक रेशियो की, देर इज नो क्विक लायबिलिटी, एवरी लायबिलिटी इज लायबिलिटी विच इज पेबल, उसमें कोई क्विक लायबिलिटी नहीं होती है। तो दो सीरीज से फॉर्मूले हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, दो फॉर्मूले। इन फॉर्मूले के क्वेश्चंस डिटेल हम थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। पहले मैं चाह रहा था कि एक लाइन से सारे के सारे फॉर्मूले आप याद करते चले जाएं और उनको कंठस्थ कर लें, ताकि आपको रटने वाली बात ना पड़े। लॉजिकली है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स में किन चीज का ध्यान रखना, करंट एसेट्स में किस चीज का ध्यान रखना, दैट यू नो। नोट्स को पढ़ लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, या वाइवा जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और कोई टेढ़ा मेढ़ा वाइवा एग्जाम। में ग्रीन बुक के अलावा 11th के सिलेबस से कुछ याद करके जाना है, कुछ रिवाइज करना बेटा है कोई टॉपिक? सुनो, पहले क्या होता था ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनता था जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब बनता था, अब तो बनता ही नहीं है। तो इसलिए 11th के चैप्टर से पूछने का कोई स्कोप ही नहीं बचा। क्या तुम्हारी नगरी में अभी भी वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम बनवाई गई है क्या? हाँ नहीं बेटा सर, वो बोलो। तो इन लोगों को 11th में बनवाया था प्रोजेक्ट। हाँ, तो बेकार हो गया ना वो, अब तो दिखाना नहीं उसे, जब जब दिखाएंगे उसको भी ये। नहीं नहीं, अभी भाई, तो सिर्फ वो कंपनी वाला ही है जो एनुअल रिपोर्ट से हाँ, बनाया हाँ था। तो हाँ तो कंपनी वाले के हिसाब से चलना होता है। और ठीक अगर है। आपके पास जो भी कंपनी आपने बना रही हो, कंपनी को ढंग से पढ़िए, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पढ़ के जाए, उसके सीईओ कौन है वो पढ़ के जाए, सीएफओ पढ़ के जाइए, कंपनी ने पिछले साल में क्या एक्विजिशन किया था, उससे भी रिलेटेड पूछ सकते हैं जो पूछना हो कंपनी। हाँ जी बेटा, फाइल बनाई है ना आपने? हाँ, पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे तो आपको, आप नहीं कर सकते। ठीक है, और सुनो, कभी एग्जामिनर के सामने जाके ये मत बोलना उससे आसान क्वेश्चन पूछे, हमसे मुश्किल क्यों पूछ रहे हो। बच्चे आके बाहर जाके थोड़ी कमेंट्री सुनाते ना, भाई कितना आसान पूछा मुझसे यार। एक बच्चा, पता नहीं कौन था, एक बच्चा वो रो रहा था, मुझे लगता है, पता नहीं किस सबका था, शायद हमारे स्कूल में कोई प्रैक्टिकल भी हुआ है साइकोलॉजी में, किसका हुआ है? नहीं, एक प्रैक्टिकल किसका हुआ है अभी तक? पता नहीं किसका हुआ। एक बच्चा ना इतना परेशान हो रहा था, मेरे से इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, क्यों पूछा उसने मुझसे आसान क्वेश्चन? अरे पागल, तू जा, तेरी जिंदगी बच गई, तू जा, निकल यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो बहुत पढ़ के गया था, मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ के वापस भेज दिया। अरे भाई ठीक है, तुझे नंबर मिल जाएंगे, तुम्हारे में हुआ था ना। यहाँ ये लड़का रो रहा था परसों, कह रहे मेरे से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, और कह रहा मुझसे 2 क्वेश्चन पूछा। तो चैलेंज नहीं करना कभी किसी टीचर को, बाकी लोग, हाँ बहुत अच्छी बात है, नहीं करना। पता चला वो बोले चलो मैं पूछता हूँ तुझे कितना पूछना है। आइए चलते हैं। तो देखो भाई, जब हमने बात करी ना किसकी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की, तो हमने, प्लीज सुनो, हमने क्या कर दिया, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट यूज कर लिया, कर दिया ये वाला एलिमेंट यूज। अब जब हमारी बारी आती है किसकी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की जब बात करेंगे, या मान लो हम सॉल्वेंसी रेशियोज की बात करेंगे, तो हम किन किन आइटम को लेकर चलेंगे, देखिए। अब आप बताइए,
करंट लायबिलिटी करंट असेट्स तो किनारे कर लीजिए। अब आपके पास बचे कौन से आइटम, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम, ठीक है। तो पहली रेशो देखो बेटा, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, इसे डेट भी बोलते हैं। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट है। तो पहली रेशो जो बनेगी वो क्या बनेगी, डेट अपॉन में इक्विटी बनेगी, दिस इज फर्स्ट रेशो। तो पहली रेशो जो आपके पास यहाँ बनी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेट इक्विटी रेशो बोलते हैं। और ये रेशो बड़ी आसान है, न्यूमरेटर में डेट है और डिनोमिनेटर में क्या है, इक्विटी है। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड, खत्म। कौन सी रेशो है ये, डेट इक्विटी रेशो। अकाउंटिंग इक्वेशन से निकल कर आ रही है सारी रेशो, कहीं अलग से नहीं निकली। सॉल्वेंसी रेशो इससे से निकलती है। दूसरी रेशो, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, आप बताइए दिव्यांशी, ये जो एसेट्स हैं, इनके मालिक ये लोग हैं या इनके मालिक ये लोग हैं, शेयर होल्डर फंड वाले मालिक है। तो जब मैं प्रोप्राइटरी रेशो बोलूंगा तो क्या बनेगी वो, प्रोप्राइटर फंड्स अपॉन में क्या बनेगी, टोटल एसेट्स टोटल बनेगी। एसेट्स। हाँ, तो नंबर 2 रेशो बनेगी क्या, प्रोप्राइटरी रेशो, वो क्या बनेगी, हाँ मतलब शेयर होल्डर्स फंड बोले या इक्विटी अपॉन में क्या बोले, टोटल एसेट्स बोले, ऐसे करके लिख दिया, दूसरी रेशो बन गई। तीसरी रेशो हम बोलेंगे क्या, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तीसरी रेशो क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। अकाउंटिंग क्वेश्चन ध्यान रखिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। तीसरी रेशो क्या बनी है आपके पास, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। नाम ही बता रहा है, देखो नाम से पता चल रहा है। प्रोप्राइटरी रेशो मतलब प्रोप्राइटरी फंड न्यूमरेटर में, टोटल एसेट्स रेशो मतलब टोटल एसेट्स न्यूमरेटर में है। तो टोटल एसेट्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा, डेट चला जाएगा, दिस इज थर्ड रेशो। अपने नोट्स को अपने सामने रखिए, 3 रेशो निकल आई उससे। अच्छा, 3 रेशो तो अकाउंटिंग इक्वेशन से निकल जाती है, इनफैक्ट 5 रेशो अकाउंटिंग इक्वेशन से निकलती हैं। करंट रेशो, क्विक रेशो भी तो वहीं से निकलती है, और 3 रेशो ये निकल आती हैं, है ना। लोग कहते हैं रेशो हमसे याद नहीं होती है, मैं बोल रहा हूँ क्या मुश्किल है याद रखना है इनको, बहुत ही ज्यादा आसान है। अच्छा, थर्ड रेशो हो चली। अब आप अपने नोट्स में देखिए, चौथी रेशो क्या बोली गई है आपसे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्या बोली है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हाँ इधर देखिए, इधर देखिए, सुनो सुनो, हाँ रुक जाइए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब एक बात समझिए, इंटरेस्ट जो है ना, शॉर्ट टर्म का तो मैं लूंगा नहीं, शॉर्ट टर्म वाला इंटरेस्ट तो यहाँ यूज ही नहीं होगा। इंटरेस्ट कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म वाला। तो हम नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, वो जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसका इंटरेस्ट। और सुनो बेटा, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, इंटरेस्ट को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स हो और बिफोर इंटरेस्ट हो। क्योंकि अगर आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स है तो कंपैरिजन का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, वो तो रिड्यूस प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पर, हम लेके चलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपके बिजनेस की औकात क्या है असल में, कि क्या आप इंटरेस्ट को कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये लेके चलते हैं, ठीक है। नोट्स में देख लेना कि ये रेशो हायर अच्छी होती है, ये लोअर अच्छी होती है, वो उस पर डिस्कशन मैं नहीं कर लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ फॉर्मूला रिकॉल कराने भी तेजी से, एंड देन वी हैव टू मूव टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वेल। एक और रेशो बची है, इतनी है, एक और बची है। और है डेट टू नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ अब फिर देखिए जरा ध्यान से, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सीधा सीधा सा क्या है, डेट अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे, ठीक है। अब जरा समझिए, एक रेशो थी डेट इक्विटी रेशो, डेट का कंपैरिजन किससे किया, सिर्फ इक्विटी से किया। मतलब डेट का कंपैरिजन किससे किया, सिर्फ इक्विटी से किया। डेट का कंपैरिजन किससे किया आपने, डेट है ये वाले, इनका कंपैरिजन सिर्फ इक्विटी से किया था, ठीक है जी। और आपको मालूम है कि ये इक्विटी और ये मिला देंगे तो क्या हो जाता है, ये इक्विटी और डेट को मिला दूं तो क्या बन जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। अब वो क्या कर रहे हैं, डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, उसको डेट से कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए क्या बना आपके पास, ये वाली रेशो, डेट इक्विटी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। और ये सारी रेशो, जो न्यूमरेटर में, जो रेशो के अंदर पहला पार्ट है, इसको छोड़कर देखें आप यहाँ पर, इस वाली रेशो में देखें आप, डेट इक्विटी रेशो तो डेट न्यूमरेटर में, इक्विटी डिनोमिनेटर में। प्रोप्राइटर रेशो में प्रोप्राइटर फंड न्यूमरेटर में, तो टोटल एसेस नीचे। टोटल एसेस रेशो है तो टोटल एसेस ऊपर, और दूसरा वाला कंपोनेंट कहाँ, नीचे। सिर्फ इसमें थोड़ा अलग हो जाता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को। बाकी ये वाली रेशो बिल्कुल वैसी है, डेट न्यूमरेटर में तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके डिनोमिनेटर में है, ऐसा करके चल रहे हैं। और कोई रेशो है इसके अंदर क्या, तो अकाउंटिंग इक्वेशन से आपने इन रेशो के बारे में सीखा। क्विकली रिकॉल अगर करते हैं तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स की तरह में दो चीज का ध्यान रखना, लूज टू स्टोर स्पेयर्स इंक्लूड नहीं करने हैं, और
प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके चलना है। क्विक रेशियो की चीज में भी दो चीज का ध्यान रखना है, सारे के सारे एडवांसेस माइनस करके चलने हैं और सारे के सारे क्या, इन्वेंट्री पूरी की पूरी हटा देनी है, तब आपके पास बनेगी। वो रेशो 2:1 आइडियल होती है, रेशो 1:1 आइडियल होती है ना। क्यों न्यूमरेटर में रखा जाता है करंट असेट्स को, डिनोमिनेटर में रखा जाता है करंट लायबिलिटी को? रीजन, हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन जो होता है उसमें बड़ी में से छोटी चीज को क्या किया जाता है, डिवाइड करा जाता है। हम मान के चलते हैं कि हमारी करंट असेट्स ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी, ताकि हम शॉर्ट रन में क्या हो सके, सॉल्वेंट बन सके। ऐसा करके चलते हैं। दिस इज योर स्टोरी यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, नोट्स पे चलिए जरा फटाफट से। जरा एक बार सारे फॉर्मूले सारी डिटेल मेरे से पूछो बेटा, जो पूछना है। ये तो रहा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये प्लस ये, या टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, लॉजिकल सा रीजन है। इसके बाद आगे चलते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज का हमने डिस्कशन आपके सामने किया तेजी से। अब जरा एक्टिविटी रेशियोज की तरफ चलते हैं, और इनको ध्यान रखने का एक सबसे आसान तरीका होता है। वो तरीका होता है, अब हमने क्या करना है कि जब हम बात करते हैं कौन से रेशियोज की, टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। अब मुझे बताइए कि किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस किस चीज से नापी जाती है? सबसे बड़ा पैरामीटर होता है सेल्स। वो कहते हैं कि उस वो बिजनेस जिसका टर्नओवर 20,000 करोड़ है, वो टर्न बिजनेस जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है, 700 करोड़ है, ठीक है। आप देखिए, जो यूनिकॉर्न है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से माने जाते हैं, ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज होती हैं, अब जो यूनिकॉर्न है सारी इंडस्ट्रीज थोड़ी हैं, आपने देखा जितने भी यूनिकॉर्न है सब टेक टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, सारे के सारे टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं। दे आर बर्निंग द कैश ऑफ इन्वेस्टर्स। लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्री है, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो स्किल की बात करते हैं, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी चलती है, ये चलती है टर्नओवर पर, रेवेन्यू पर। मारुति का रेवेन्यू Q1Q ऐसा करके बोल रहे होते हैं वो, टाटा मोटर्स का रेवेन्यू बोलते होते हैं, टेल्को का बोल रहे होते हैं, L&T का बोल रहे होते हैं, ACC सीमेंट का बोल रहे होते हैं, है ना। इंडस्ट्रीज जो होते हैं, जो कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं, वो उनका रेवेन्यू के हिसाब से उनका कंपैरिजन किया जाता है। और अगर मैं सॉफ्टवेयर भी बोलूं तो भी रेवेन्यू के हिसाब से चलेगा। किसी भी इंडस्ट्री की बात कर ले, वो रेवेन्यू के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, एक होता है कंपैरिजन का फैक्टर, वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, आपका रेवेन्यू है 50,000 करोड़ रुपया, ठीक है जी। 50,000 करोड़ का रेवेन्यू आपके पास है, 50,000 करोड़ रुपीज का। लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो 49,900 करोड़ रुपीज की है। अब बताइए कितने का प्रॉफिट है आपका? हाँ, कोई मायने रखता है ये? नहीं करता। तो दूसरा फैक्टर जो कंपैरिजन का है वो कॉस्ट। कॉस्ट यहाँ दो तरह से बोली जाती है, एक बोली जाती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और एक बोली जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही है। पार्टनरशिप के केस में और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाता है, और कंपनीज एक्ट के केस में क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इतना बोला जाता है बस सिर्फ, ठीक है। अच्छा, तो दो फैक्टर आपको ध्यान रखने, एक कॉस्ट और एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो चलिए इनको ध्यान रखते हुए पहला एलिमेंट लेके चलता हूँ मैं आपके सामने। अगर देखेंगे, पहली रेशो आपके पास आई है क्या, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री है बेटा, हाँ बोलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो लेके चलते हैं। अच्छा, इस तरह के फॉर्मूले की सबसे खास बात क्या है, जो नाम पहले आ रहा है वही एवरेज बन के नीचे लग जाता है। जैसे मैंने बोला क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, जरा ध्यान से देखेंगे। नंबर वन हमने बोला इन्वेंटरी टर्नओवर, टर्नओवर रेशो अगर हमने बोला, तो नीचे क्या होने वाली है, नीचे क्या होने वाली है, एवरेज, एवरेज इन्वेंट्री होने वाली है। अब मुझे बताइए, इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और उसका एवरेज यानी डिवाइडेड बाय 2 कर दूं। अब मुझे बताइए स्टॉक जो है उसका कंपैरिजन सेल्स के साथ ज्यादा मीनिंगफुल है या कॉस्ट के साथ ज्यादा मीनिंगफुल है? ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट के साथ, क्योंकि कॉस्ट की कैलकुलेशन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों लगता है। क्या हुआ भाई, नींद आ रही है? तो तब हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं, एवरेजिंग। इसे सेल्स के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, मंथ को सेंस ही नहीं बनेगा। सेल्स तो वो आइटम है ना जो, तो किसके साथ कंपैरिजन बनता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है वो कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ये बचपन में पढ़ा था, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल सा फॉर्मूला। और अगर मैं बोलूं तो, अगर मैं बोलूं क्या, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा करके बोले हम लोग। भाई ओपनिंग अगर ज्यादा और क्लोजिंग कम तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसा भी चल सकता है फॉर्मूला। अच्छा मुझे बताइए, अगर ओपनिंग ज्यादा और क्लोजिंग कम, अगर एग्जाम्पल देखना, दिस इज ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का, ठीक है, या 4 लाख रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक कितने का आपके पास है, 2 लाख रुपए का, तो कितना डिक्रीज डिफरेंस इन आया। इन्वेंट्री। हाँ कितना आया ये, 2 लाख आया। जरा मुझे बताइए, ओपनिंग 2 लाख, 4 लाख और क्लोजिंग कितने का, 2 लाख, तो इसे इंक्रीज इन इन्वेंट्री डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या बोलूंगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। पर सुनो, याद है डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होती थी कहाँ, कैश फ्लो बनाते समय। यहाँ भी कुछ नहीं बदला। यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए आपका, नेट परचेजेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, दैट्स योर फॉर्मूला। भाई अगर एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग है तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री मानी जाती है वो। अच्छा, अगर मैं बोलूं यहाँ पर क्या, नेट परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस, सॉरी, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री या डिक्रीज इन इन्वेंट्री या डिक्रीज इन स्टॉक, ऐसे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ये भी हो सकता है, बताइए। भाई देखो जरा, अगर मान लो ये 4 लाख है और ये मान लो 8 लाख है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो डिक्रीज नेगेटिव इन होता है ना, इन्वेंट्री। तो नेगेटिव होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक को तो माइनस करते हैं ना। तो अगर क्लोजिंग ज्यादा ओपनिंग कम है तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग लिखेंगे। नहीं पढ़ा था ना पिछली बार रेशियो एनालिसिस, फिर क्यों याद नहीं आ रहा, सुनना नहीं है बेटा। है? बस, मैं तो एहसान कर रहे हो किसी पे, और मुझे लग नहीं रहा कि तुम फोकस्ड हो। ठीक है, वाह, है, चलो ठीक है, ठीक है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग कर दिया, माइनस कर दिया। जरा यहाँ देखिए, ओपनिंग 4 लाख, क्लोजिंग 8 लाख, तो रेशियो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुई, अरे मतलब ये स्टॉक इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, अरे यार ओपनिंग 4 इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज वो क्या करते थे माइनस। यहाँ हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, हम फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, नेट परचेजेस, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इंक्रीज इन स्टॉक, या क्या बोलूं, इन्वेंट्री बोलूं। तो ऐसे भी फॉर्मूले इस तरह से, ये कौन से फॉर्मूले आपके पास, ये क्या करने वाले फॉर्मूले आपके पास निकाल के बताए मैंने आपको, कि जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली टर्म्स में चीजें निकल कर आए तब हम ऐसा करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली में। अच्छा एक और चीज देखिए आप, अगर मैं बोलूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वो क्या हो जाएगा, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये भी ठीक है। अगर मैं बोलूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्या हो जाएगा, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, ऐसा भी हो जाएगा। सारे के सारे फॉर्मूले अगर आप अपने नोट्स देखेंगे आपको उसमें फॉर्मूले बने हुए दिखेंगे आपके पास। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन लूज फॉर्म में दे रखी हो, लेकिन जब हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की फॉर्म में दे रखी हो तब कैसे निकलेगा, वो देखिए जरा। अगर आप अपनी थर्ड बुक लेके आए होंगे तो पहला चैप्टर खोल लीजिए एक बार जरा, थर्ड बुक का पहला चैप्टर खोलिए फटाफट से, थर्ड बुक का पहला चैप्टर खोल लीजिए फटाफट से जरा। पहले चैप्टर में ना जहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस गिवन है, वो खोलिए। बढ़िया, अगर आप देखते हैं इसको, पेज नंबर, जरा देखना कौन से नंबर पेज में है।
दिख रहा है किसी को? अरे दिखा किसी वन को? पॉइंट थ्री नाइन 1.39 है। अच्छा ठीक है, मुझे फोटो खींच के भेजिए जरा जल्दी से एक बार, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की, सबके सामने पिक्चर। क्या आपको ये दिख रहा है ऑनलाइन में? कैन यू सी दिस? यस सर। अब जरा देखिए, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को? देखिए पहला आइटम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वहां देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसको जोड़ना है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जोड़ना है, ठीक है। और चेंज इन इन्वेंट्री, इसकी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड को जोड़ना है, बस। तीन आइटम जोड़ने हैं, आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डायरेक्ट लिख दे तो इसे भी जोड़ देंगे, नहीं लिखेगा तो कुछ नहीं करना। फाइनेंस कॉस्ट वैसे इंक्लूड नहीं होती है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वैसे इंक्लूड नहीं होती है। अगर एक्सपेंस में अगर डायरेक्ट आ जाए तो इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कुछ नहीं बोलेगा तो नहीं इंक्लूड करना। तीन एलिमेंट इंक्लूड करने हैं, एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री तो यही वाली है ना, इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे माइनस, डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे प्लस। चैप्टर 1 में सिखाया था आपको, किसका? थर्ड बुक के। तो अब अगर देखिए, अब जरा नोट्स की तरफ चलिए, जरा देखिए नोट्स में क्या दिखता है आपको। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ये बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं आपके सामने नीचे। अब नोट्स को देखिए जरा, दिख रहे हैं नीचे पेज नंबर कौन से पे? पेज नंबर 6 पे, राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं कॉस्ट। अभी क्यों ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लिया है ये देखो ये रहा, दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं सारे फॉर्मूले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। और नीचे चले थोड़ा सा, नीचे अगले पेज पे, पेज नंबर 7 के बिगिनिंग में क्या दिख रहा है? ऑनलाइन में देख पा रहे हैं? व्हेन स्टेटमेंट ऑफ यस प्रॉफिट सर। एंड लॉस इज गिवन, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। और अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डायरेक्ट हुआ तो इंक्लूड करेंगे, और अदर एक्सपेंस डायरेक्ट हुआ तो इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ समझाया हुआ है डिक्रीज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब है और इंक्रीज इन इन्वेंट्री का। उसी के नीचे देखिए, डिक्रीज इन्वेंट्री इंक्रीज इन्वेंट्री के बारे में भी बताया हुआ है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। 7 पेज पे चला गया हूं मैं, बातों से छुटकारा मिल। वो देखो लिखा वहां पर, कहाँ मिला बता? इसके नीचे जाओ। हाँ ठीक है, ग्रेजुएशन है लड़की की कल। अच्छा, ग्रेजुएशन, चलो ठीक है। बहुत पढ़ रहा है बेचारा आजकल, पढ़ा रहता है बिस्तर में, सपने लेता है 5-5 यूनिवर्सिटीज के, तो कुछ नहीं पढ़ता। करेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप देखिएगा, इसके दो कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट कौन सा था इसका, अगर हम बोलें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इन्फॉर्मेशन तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें आपको सामने बताई, ठीक है। इसको होल्ड पे करते हैं, रिकैप्चुलेट करें क्या क्या सीखा था अभी तक हमने। करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटी, दो आइटम का ध्यान रखना था क्या? लूज टू स्टॉक एंड स्टॉक, लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस। क्विक का ध्यान रखेंगे तो क्या करेंगे, इन्वेंट्री और प्रीपेड सारे माइनस करते हैं इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स, ठीक है। फिर था एडवांस टैक्स, डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन में टोटल एसेस टू डेट रेशियो। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर आया था आपके पास क्या, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड फिनिश। पहली रेशियो क्या बोली हमने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री एवरेज में जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब जरा एक बात समझना, अगर क्वेश्चन में ओनली ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग ओपनिंग प्लस जीरो डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे, सिर्फ ओपनिंग करेंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग गिवन है तो क्या नहीं, ऐसे नहीं करेंगे ओपनिंग जीरो क्लोजिंग जोड़ के, नहीं, सिर्फ क्लोजिंग से डिवाइड। एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में इन्वेंट्री। लेकिन अकाउंटिंग में हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री आते हैं, इसलिए उसका एवरेज ले लेते हैं, तब फॉर्मूला एवरेज वाला बना है। तो अगर सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग से डिवाइड करें, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग से डिवाइड करें, ठीक है। ऐसा करके चलेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों दे रखी हो तो एवरेज लेके चलेंगे, और एक दे रखा हो तो उसी को लेके चलेंगे, उसका एवरेज नहीं निकालेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला कौन सा हुआ भाई,
स्टॉक टर्नओवर रेशो का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अगली रेशो हमारे पास आती है, वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। जब नाम नाम बता रहा है इसका, नाम क्या बता रहा है इसका, देखो जरा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो नाम है इसका, ठीक है। और आप समझ लीजिए नीचे क्या होने चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होगा। अब मुझे बताइए कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, यानी कि डेटर और बीआर, इनका जन्म किससे होता है? डेटर का जन्म क्रेडिट कहाँ से। से सुनिए, बीआर का जन्म किससे होता है? डेटर से। और डेटर का जन्म कहाँ से होता है? सेल से। लेकिन कौन सी वाली? क्रेडिट सेल्स से। हाँ, तो हम इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। किससे करेंगे कंपैरिजन? हाँ हाँ हाँ। क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? समझ, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेके चले, ठीक है। ठीक, मतलब आपने जो उधार सेल करी है वो वाली सेल लेके चल गए। अब इसकी बात का जवाब देता हूं मैं। ये डेटर हो सकते हैं, ये बीआर हो सकते हैं, है ना। तो जितनी भी डेटर आपके पास बचे, जितने भी आपके पास बीआर बचे हुए हैं, ऐसे वाले। और एक बात समझ बेटा, डेटर और बीआर इस साल वाले भी होते हैं और डेटर बीआर पिछले साल वाले भी होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ इसी साल के डेटर बीआर हो तो वो नहीं हो जाएगा वो, क्योंकि वही क्रेडिटर है और वही डेटर बीआर बन गए। भाई मान लो क्रेडिट से 40 लाख रुपए की हुई, तो 40 लाख रुपीज या तो डेटर की शेप में होंगे या बीआर की शेप में होंगे, तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो तकलीफ कब होती है, जब हमारे पास ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर भी हो, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर भी हो, तो ऐसे हम उसका एवरेज लेके चलते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर तो सिर्फ टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय टू नहीं करेंगे। क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय टू नहीं करेंगे। एक ओपनिंग डेटर और एक क्लोजिंग बीआर तो एवरेज निकालेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग, हाँ तब करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू करेंगे। लेकिन ओपनिंग ओपनिंग जोड़ के नहीं डिवाइड करना, क्लोजिंग क्लोजिंग जोड़ के डिवाइडेड बाय टू बिल्कुल नहीं करना, इसका ध्यान रखना है। तो दूसरा फॉर्मूला निकला आपके पास, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। चलिए तीसरे फॉर्मूले पे चलें जरा। अगर ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो अगर मैं बोलूं तो बताइए, सीधी सी बात है, ट्रेड पेबल है तो नीचे क्या होना चाहिए? एवरेज ट्रेड पेबल्स होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सुनो जरा, ट्रेड पेबल का जन्म किससे होता है? क्रेडिट परचेज से। तो बस खत्म, उससे कंपैरिजन करेंगे और किसी से कंपैरिजन नहीं करना। क्या बोलेंगे? नेट क्रेडिट परचेज के साथ कंपैरिजन। बहुत आसान है, इन्हें याद रखना। नंबर 3 के बाद नंबर 4 फॉर्मूला बताइए क्या बनना चाहिए, चौथा क्या बनता है आपके पास, बताइए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो, अब आया था ना, वर्किंग कैपिटल रेशो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का डिफरेंस। तो देखिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, अगला फॉर्मूला आपके पास क्या? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, हमने ये बोला। अब ये वर्किंग कैप एवरेज वर्किंग कैपिटल नहीं लिखना पहले, एवरेज वर्किंग कैपिटल जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो क्या लिखा हम लोगों ने सीधा नीचे डिनोमिनेटर में, क्या लिखा? वर्किंग कैपिटल। अब जरा अब कंपैरिजन देखिए, आपने देखा या तो क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज से कंपैरिजन हुआ, या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, या फिर कॉस्ट से। अब मुझे बताइए, वर्किंग कैपिटल का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? टू जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करना। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? रिवेन्यू रेवेन्यू फ्रॉम फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल। में वर्किंग कैपिटल बनेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में क्या बनेगा? वर्किंग कैपिटल। फोर्थ फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला बताइए क्या है आपके पास? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब जरा एक मजेदार चीज सीखना जरा। अगला हमारे पास है फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि फिक्स असेट्स है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? फिक्स असेट्स होना चाहिए। डिनोमिनेटर में फिक्स असेट्स होना चाहिए ना आपके पास। ट्रेंड तो यही बन रहा है। इन्वेंट्री है तो डिनोमिनेटर में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल तो डिनोमिनेटर में ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल तो डिनोमिनेटर में ट्रेड पेबल। और अगर हम बोले क्या, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड बाय क्या? फिक्स असेट्स, ठीक है जी। फिक्स असेट्स का कंपैरिजन कॉस्ट से ज्यादा अच्छा बनता है या सेल से ज्यादा अच्छा बनता है? फिक्स असेट्स का पर्पस क्या है? बिजनेस में लाना, प्रोडक्शन करना, और क्या कर देना, ठीक है। प्रोडक्शन करना तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनती है ना। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में तो मशीनरी को हम इन्वॉल्व ही नहीं करते, याद है? डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में? नहीं करते, वो तो इंडायरेक्ट मान के चलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में तो कंपैरिजन बन ही नहीं रहा इसका। तो आपने फिक्स एसेट्स को यूटिलाइज करा क्या? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तब तो पता चलेगा ना कि आपके एसेट्स इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रही है नहीं हो रही है। आपने 500 करोड़ की एसेट्स लगा दी, और सेल्स जो आपकी सिर्फ 100 करोड़ की हो रही है, सेल्स सिर्फ 10 करोड़ की हो रही है, इसका मतलब इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स हुआ ना।
तो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं इसका हम लोग? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अच्छा एक बात समझना, कई बार हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी दे देते हैं और सेल्स रिटर्न भी दे देते हैं। तो चमत्कारी बच्चे पता है क्या करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। अरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है नेट सेल्स, नेट सेल्स का। हाँ, आफ्टर 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 ऑल रिटर्न्स माइनस करने के बाद की फिगर है वो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है नेट सेल्स, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, नंबर 6, एक और भी तो है इसमें रेशो, क्या है बताइए ऑनलाइन में। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। हाँ अब बिल्कुल बिल्कुल, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, फिक्स एसेट्स और नेट एसेट्स में क्या डिफरेंस है? ना 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 ना, फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स और नेट फिक्स एसेट्स में क्या फर्क है? फिक्स एसेट्स और नेट फिक्स एसेट्स में क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड अरे एसेट्स रुक जाओ भाई माइनस साहब, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे तो नेट डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स आएगा। फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन करते हैं तो क्या निकल कर आता है? नेट फिक्स एसेट्स आता है, नेट फिक्स एसेट्स आता है सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि टोटल एसेट्स में से आपकी जितनी भी है उनमें से क्या माइनस कर दें? लायबिलिटीज। कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली माइनस कर दें तो क्या निकल कर आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है, ठीक है। तो जब हम बोले नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो बोल रहे हैं। अरे वाह, अच्छा सुन, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेट एसेट्स का क्या फॉर्मूला था वहां पर? सारी एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, नेट एसेट्स। कंपेयर करते थे किससे? किससे करते थे? परचेज कंसिडरेशन से। तो गुडविल और कैपिटलिज्म नहीं निकालते थे? वही नेट एसेट्स तो है यहाँ पर। कैसे निकली नेट एसेट्स? टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दी? एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दी। हाँ, ऐसे ऐसा निकलेगा, बताइए। नहीं रॉन्ग नहीं बताऊंगा मैं। हमने बोला नेट एसेट्स, नेट एसेट्स किसको बोल रहे हैं हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड को बोल रहे हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनीज में कैसे निकल रही है? टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स माइनस माइनस करंट करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी। माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल नहीं कर रहे हम, वो तो शेयर होल्डर फंड निकला। पार्टनरशिप में तुम्हारी बात ठीक थी, पर पार्टनरशिप थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या बनेगा फॉर्मूला इसका, बताइए। सर नहीं नहीं रुक जाओ टोटल रुक जाओ, एसेट्स माइनस करंट एसेट्स भी नेट एसेट्स होंगे क्या? नहीं बेटा, टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, एसेट्स। वो नेट फिक्स एसेट्स बनेंगे फिर, नेट एसेट्स अच्छा बनेंगे वो, ठीक है। सॉरी, वो फिक्स एसेट्स वाला पार्ट बनेगा। टोटल एसेट्स में से अगर मैं करंट एसेट्स माइनस कर दूंगा तो फिक्स एसेट्स वाला पार्ट बचेगा। नेट एसेट्स तब बोलेंगे जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की टर्म में उसे यूज कर रहे हैं। तो मैं किसी से पूछूं व्हाट इज, मैंने पूछा, जब यहाँ क्वेश्चन एग्जाम लेने गया था मैंने पूछा नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस है? लंबा चौड़ा बताने लगे बच्चे, कोई डिफरेंस ही नहीं है। नेट एसेट्स तो कैपिटल एम्प्लॉयड को बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? नेट एसेट्स न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहाँ आना चाहिए? डिनोमिनेटर में। क्या बोल के आना चाहिए? या तो मैं नेट कैपिटल एसेट्स बोल दूं, एम्प्लॉयड। या तो नेट एसेट्स बोल दूं, या क्या बोल दूं उसको, कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दूं। और न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? अच्छा सुनो, अब सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड का पर्पस क्या होता है? बिजनेस में लगा हुआ पैसा। बिजनेस में पैसा होने के बाद क्या होना चाहिए? रेवेन्यू जनरेशन होनी चाहिए ना। इसका हमने बोला ना, टर्नओवर रेशो तो किस पे ज्यादा टिकी हुई है, या तो रेवेन्यू पे या फिर कॉस्ट पर। तो क्या बोलेंगे, किससे कंपेयर करेंगे इसको बताइए? रेवेन्यू फ्रॉम फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन से कंपेयर करेंगे, ऐसे करके। ये कौन सी रेशो थी आपके पास? और कोई रेशो बची है टर्नओवर? बोलिए, नहीं सर। बची है क्या? हाँ, तो जरा देख लें हमने क्या क्या देखा आपके पास। अगर हम बोलते हैं तो कितना आसान है, अगर कल आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता तो आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। देखिए शुरू से देखें, करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटी विच रेशो? करंट रेशो। करंट एसेट्स में ध्यान रखना, लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटा के चलना। क्विक एसेट्स में सारी इन्वेंट्री भगा दो, सारा प्रीपेड बैठा दो। पहली रेशो डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो। दूसरी रेशो प्रोप्राइटर रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। तीसरी रेशो टोटल टू डेट रेशो। चौथी रेशो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगली बार रेशो कौन सी आई थी आपके पास? नेक्स्ट रेशो कौन सी आई डेट थी टू आपके पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मालूम है कैसे निकलते हैं। वो सारी रेशो हुई थी, उसके बाद बचा था कुछ क्या?
नहीं नहीं। सर। फिर आई हम परफॉर्मेंस, पहली परफॉर्मेंस है स्टॉक टर्नओवर रेशो। ऊपर क्या आया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, एवरेज इन्वेंट्री। अगली रेशो हमने बोली ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, न्यूमरेटर में क्रेडिट सेल्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, डिनोमिनेटर में क्या आया, एवरेज ट्रेड पेबल, न्यूमरेटर में क्या है, नेट क्रेडिट परचेज। फिर हमने बोली कौन सी रेशो, हमारे पास रेशो आई है अब आपके पास, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो वर्किंग कैपिटल डिनोमिनेटर में, ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगली रेशो हमारे पास कौन सी आई, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स एसेट्स क्या नीचे, ऊपर क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगली आई नेट एसेट्स से कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, डिनोमिनेटर में क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, न्यूमरेटर में क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टर्नओवर रेशोस हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक हल्का फुल्का कभी क्वेश्चन बन के आ जाती है, वो देखिए आप। एक है एवरेज पेमेंट पीरियड, और एक क्या है, डेट कलेक्शन पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड। तो आपको मैंने बताया था कि अगर डेट कलेक्शन पीरियड बोला जाए डेज में, तो 360 अपॉन में क्या होता है, डेटर टर्नओवर रेशो, हाँ 365। और अगर मंथ में आ जाए तो 12 अपॉन में डेटर टर्नओवर रेशो, और अगर वीक में आ जाए तो 52 अपॉन में डेटर टर्नओवर रेशो। ऐसी एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर रेशो, 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर रेशो, या 52 डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर रेशो। ये हमने परफॉर्मेंस रेशोज की बात कर ली, ठीक है जी। अब जरा जल्दी से आप देख रहे हैं, जल्दी से प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को रिवाइज करते हैं। और वो सबसे ज्यादा आसान रेशोज हमारे सिलेबस की होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। हालांकि जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज पढ़ते हैं तो कुछ कुछ कंपोनेंट में करंट वरंट बहुत कुछ आ जाता है, तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पता चलेगा। तो मेरा पर्पस था सिर्फ और सिर्फ क्या, आपको रेशो के फॉर्मूलों को एक बार दोबारा से रिवाइज करना, ताकि आप अपने बोर्ड के वाइवा वाले, प्रैक्टिकल वाले में इनमें गड़बड़ ना करें। तो सुनिए, एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, फॉर्मूले ही पूछता है रेशो के, और उससे ज्यादा पूछने के लिए कुछ होता भी नहीं उसके पास, ठीक है। अगर मुझे किसी को फंसाना होगा तो मैं इन रेशोज में फंसाऊंगा, नेट एसेट्स वाली में, फिक्स एसेट्स टर्नओवर में, इन सब में फंसाऊंगा। आप लोग नहीं फंसेंगे, आपको मालूम है क्या है ये। देखिए, अब आइए प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, सबसे ज्यादा हल्की फुल्की, और मैं बताऊं क्या, आसान रेशोज, जिनका पता नहीं क्यों पढ़ रहे होते हैं, फिर भी मैं बोलूं तो इधर देखिए। याद है आपको, मैंने आपको सिखाया था नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर माइनस करूं तो क्या निकल आएगा बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। क्या सबको ध्यान है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं माइनस करूं क्या, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस, तो क्या तो निकल ऑपरेटिंग आएगा, प्रॉफिट। हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा, ये भी ध्यान है सबको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से मैं क्या माइनस करूं, नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस और प्लस प्लस, अदर इनकम। हाँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या बोलूं क्या, अदर इनकम जोड़ूं, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, ध्यान से देखना जरा, क्या निकल आएगा मेरे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा। और यहां से टैक्स माइनस कर दूं तो क्या नेट निकल आएगा, प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट, टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आएगा। याद है, यही मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी स्ट्रक्चर लेके चला था, ये लेके चला था टीचर लेके, हाँ लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना। पहली रेशो जीपी अपॉन में क्या, नेट सेल्स। पहली रेशो जीपी अपॉन में नेट सेल्स, व्हाट इज योर रेशो, जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या बनती है, जीपी अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। आसान है। दूसरी रेशो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट। अपॉन में नेट सेल्स। दूसरा देखिए आप क्या है, दूसरी रेशो हमारे पास बनी क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। एक मजेदार चीज देखेंगे अभी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100 कर लें, ये भी हो गया जी, ठीक है। तीसरी रेशो को मैं भी होल्ड में कर रहा हूँ, चौथी रेशो पे आ जाइए, नेट प्रॉफिट रेशो, जो कि क्या होती है, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स, ठीक है। और नेट प्रॉफिट भी कौन सा होना चाहिए, आफ्टर टैक्स वाला होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं पता हो तो आफ्टर टैक्स वाला लेके चलते हैं, अदरवाइज नेट प्रॉफिट ही लिखा होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, ध्यान से समझना, अगली रेशो जो है मेरी, वो उसे कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग रेशो, जो कि बेसिकली क्या होती है पता है, वो होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब जरा समझना बेटा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, समझो। ऑपरेटिंग कॉस्ट एक तो ये होती है, और एक ये होती है, समझो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज अ नैरो टर्म, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अ ब्रॉडर टर्म। कॉस्ट मतलब सारी की सारी कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आएगी और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आएंगे। यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो अब जो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस
ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100। ये कौन सी रेशो है? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो होती है, जिसे सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अगर मान लो ये 1000 है और ये 300 है, तो दिस रेशो इज व्हाट, 700। मान लो ये 200 है, तो दिस इज व्हाट, अगर मान लो ये 200 है, तो दिस इज व्हाट, 500। जरा यहाँ देखिए इस तरफ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना बनेगी बताइए जरा। जीपी कितना था हमारे क्वेश्चन में? 700 अपॉन में 1000 इंटू 100। व्हाट इज माई आंसर? 70%। एवरीबडी इज ओके विद दिस? इस पे चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया बताइए मेरे पास? 500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 कितना बना? 50% बना। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। अब जरा ये देखिए, ये वाली रेशो, ये रेशो कितनी बन रही है जरा मैं देखिए तो। रुक जाओ फिफ्टी थोड़ा फिफ्टी सा, मान परसेंट परसेंट मान लो इसे मैं 400 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा ये? या मान लो इसे मैं 600 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा ये? 100। ग्रेट। ठीक है। अब जरा देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये मैं करूँ तो क्या 100, तो ये कितना बन जाएगा मेरे टेन पास? परसेंट 10% बन जाएगा। अब जरा इस रेशो को देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपके पास यहाँ पर? 300 है। थ्री 90%। हंड्रेड ठीक है। प्लस ये कितना है? 600 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करूंगा तो क्या बन जाएगा? 90% बन गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो का टोटल किसके बराबर होना है? हमेशा 100 के बराबर होना है। मैंने पूछा बच्चों से कि अगर मुझे सीधा नेट सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं सीधा सेल से उठकर चलता हूँ और क्या निकालता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालता हूँ, तो मुझे क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों माइनस करने हैं। तो जरा समझिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज व्हाट, रेजिडुअल पार्ट, और एक्सपेंस इज व्हाट, ये और ये वाला पार्ट। तो इन दोनों का टोटल क्या होगा? 100 ही होगा। तो अगर आपके पास बोला जाए ऑपरेटिंग रेशो 90% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 10% है, और अगर ऑपरेटिंग रेशो 20% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 80% है, दोनों का टोटल किसके बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। ये 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज थी। ठीक है। लास्ट रेशो होती है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सीधा सा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्क सर देखना, एक एक होल्ड मी, जस्ट होल्ड करना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, क्या बोली बताओ? ये जो फोर्थ रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो, इसमें आपने बोला कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। हाँ, उसका रीजन क्या है कि आफ्टर टैक्स ही लेना होता है कंपैरिजन के लिए? देखो, टैक्स ना, टैक्स जो होता है एक एविटेबल एक्सपेंस होता है आपके लिए। मतलब आपके पास जो बचा अप्रोप्रिएशन करने के लिए, वो तो टैक्स के बाद की फिगर होती है। हाँ ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंसिडर करके चलते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो। नेट प्रॉफिट ठीक है। बिफोर टैक्स नहीं, क्योंकि देखो, टैक्स आपका थोड़ी होता है, टैक्स का पार्ट तो सरकार का होता है। माइनस करने के बाद जो बचेगा उसी को तो मैं असली प्रॉफिट बोलूंगा अपना। कोई कहता है कि मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख, मेरा नेट प्रॉफिट 1 करोड़ है, तो भाई नेट प्रॉफिट का मतलब है आफ्टर टैक्स के बाद जो बचा वो वाला, वो जिससे आप अप्रोप्रिएशन आगे करेंगे वो वाला पार्ट होता है। मतलब जो टोटली आपके कंट्रोल में है। ऐसा करके चलते हैं। ठीक है। तो सारी की सारी रेशियोज हमने क्या करी आज की डेट में, उनको रिवाइज करा, रिकैप्चुलेट करा। ठीक है। देखा। अब आपका काम क्या रहेगा इन रेशियोज के बारे में, कि घर जाके ये जो शीट आपके पास दे रखी है इसको ढंग से पढ़ना, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ना, सिर्फ इतना करना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा आपको, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके चलूंगा, ताकि आपको एग्जाम में कंफर्टेबिलिटी रहे। और कोशिश करेंगे कि आखिरी के आधे घंटे में इंक्रीज डिक्रीज का पार्ट भी कर लें। अगली बार जब मैं इनके क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं रिवर्स ऑर्डर में कराऊंगा, रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चंस कराऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, हर रेशो के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेके चलेंगे ताकि ये ढंग से रिवाइज हो जाए। हाँ जी बेटा। इसमें डिविडेंड अगर होगा तो होगा ना, अदरवाइज नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए हम इसको वाइंड